नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको एक मिठाई दिखा देते हैं। समझ तो आ ही गया होगा कि ये है जलेबी। अब इस जलेबी का जिक्र क्यों हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। और इस जलेबी को दिखा दिखा कर अब बीजेपी वाले पूछ रहे हैं जननायक कहाँ चले गए हैं, कहाँ हैं। पंकज प्रसून जी, आपको कुछ पता है? जननायक गए नानी घर, हाँ, इटली। और सही में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जलेबी तो यहीं छूट गई हो ना। सकता है कल तक आ जाए। वो फैक्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट लाने गए हैं, जलेबी हाँ, के फैक्ट्री के लिए। हाँ, वो पैसे वैसे बाहर से जुगाड़ करने पड़ते हैं ना, एफडीआई। यहाँ एफवीआई है, फंड फ्रॉम वेटिकन इंटरप्राइजेस। अब इटली में वेटिकन सिटी है। अब जाएंगे, रोएंगे कि मैं अकेला इतना बड़ा ईसाई, देखो वहां हिंदुओं ने मुझे हरा दिया, ईसाई खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, अरब वालों थोड़ा पैसे दे दो। यही काम है इनका। सही में कह रहा हूं, ये इटली में है, यहाँ पे नहीं है, भारत में नहीं है। ये चुनाव में जीत वीत के बाद आने वाले थे अभी। अब देखिए कल तक आ जाए, परसों तक आ जाए, लेकिन फिलहाल भारत में नहीं। और इस बात कांग्रेस ने ही बताया है कि ये भी इटली में है, नानी घर गए। मुझे डर ये है कि कहीं परमानेंट नानी घर में सेटल न करना पड़ जाए। मैं गंभीरता पूर्वक कुछ आंकड़े बता रहा हूं, आप गौर से सुनिएगा। जम्मू रीजन में 10 ऐसी सीटें हैं जहां हिंदू ज्यादा हैं, हिंदू बहुल इलाके। 11 ऐसी सीटें हैं जो हिंदू बहुल हैं। एक भी हिंदू बहुल इलाके में कांग्रेस की जीत नहीं हुई है। जम्मू रीजन में 10 में भारतीय जनता पार्टी जीती है, एक में निर्दलीय जीते। कहने का मतलब यह है कि जहां जहां हिंदू है वो बीजेपी को तो वोट दे रहा है, पर कांग्रेस को बिल्कुल नहीं जिता रहा है। आप वही कांग्रेस के थोड़ा बहुत आ जा रहे हैं हिंदी भाषी क्षेत्रों में, हिंदू बहुल इलाकों में, जहां पे वो उनका कोई ना कोई सहयोगी दल है। जैसे आरजेडी की बदौलत बिहार में आ जाए, अखिलेश की बदौलत यूपी में आ जाए। जहां अकेले रहते हैं ये, बिल्कुल वहां पे हिंदू इन्हें वोट नहीं दे रहा। इस तरह कुल मिलाकर ये प्योर मुस्लिम और ईसाई पार्टी बन गई है। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन अगर हरियाणा पर जो हवा बह रही थी कि किसान, पहलवान, जवान अब की उखाड़ फेंकेंगे, बीजेपी 10 सीट भी ले आई तो नाम बदल देंगे, नाम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फैक्ट्री लगा देंगे, जलेबी की बाहर ला देंगे, सब चुप हो गए, कह रहे हैं ईवीएम ईवीएम ईवीएम, फिर चिल्लाने लगे हैं। नहीं, वो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था कि अगर 10 सीट भी आ गई भारतीय जनता पार्टी की तो मैं नाम अपना बदल दूंगी। अब वो अपना नाम क्या रखेंगी? जलेबी बाई रखेंगी, भोपू बाई रखेंगी। गाली वाली आंटी तो उन्हें पसंद आएगी नहीं, क्योंकि जिस तरह ट्रोल किया। इसलिए कह रहे बहुत बड़े बड़े बात नहीं करने चाहिए। अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, आदमी को बहुत संयमित रहना चाहिए। और अब देखिए, तमाम ट्रोलिंग के बावजूद नरेंद्र मोदी 244 सीटें लाते हैं, और इंडिया गठबंधन को सारे मिला के भी 244 नहीं, 99 सीट लाके ये ऐसे कर रहे थे। नहीं और वो 244 सीट लाके उनको झटका उस वक्त लगा जब 240 लेके आए, उससे कांग्रेस भी सपक नहीं ले पाई। अब नाम बदलने के लिए चैलेंज कर रहे थे, उसके बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ईवीएम कई जगह ऐसी थी कि फुल चार्ज नहीं थी, कई जगह ईवीएम ऐसी थी जहां पर काउंटिंग रोक दी गई। अगर अभी यही जीत गए होते तो रोना बंद हो गया होता। और राहुल गांधी को ढूंढ नहीं पा रहे हैं लोग, कहां निकल गए वो अचानक से। देखिए, बार बार मैंने पहले ही बताया था, 3 पीआर एजेंसी लगाई गई है राहुल गांधी की इमेज बिल्डअप करने के लिए। 2 पीआर एजेंसी जो कि इंटरनेशनल लेवल की पीआर एजेंसी है, वो भारत में है, और एक जब ये विदेश दौरे में जाते हैं तब। इनका चार्ज है करीब 22 करोड़ पर एनम, सिर्फ राहुल गांधी की छवि सुधारनी, इस काम के लिए लगाए गए हैं। तो 22-44 करोड़ पर एनम दे रहे हैं भारत में छवि सुधारने के लिए। टी शर्ट पहना दो, जननायक बना दो, कुछ भी कर दो। और 22 वो इंटरनेशनल वाले का ज्यादा रेट है, जिसे सैम पित्रोदा वगैरह हैंडल करते हैं कि जब विदेश जाएंगे तो क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे, बहुत। अब बताइए, गधे को कितना भी पीआर साबुन लगा दें तो घोड़ा थोड़ी ना हो जाएगा। नहीं, अब 1 लगा दीजिए पीआर एजेंसी, 2 लगा दीजिए, 5 लगा दीजिए, ये नहीं है तो नहीं है, नहीं है अंदर कंटेंट, नहीं तो सारा कुछ ठीक है। तो प्रियांक कानूनगो वगैरह सब कुछ सिखा रहे हैं इनको। ये जाके बोल के आ गया जलेबी की फैक्ट्री लगा दो। कभी कभी खाने गए क्या राहुल गांधी? नहीं, ये कुछ नहीं। ये देखिए,
बोर हो गया था यहाँ चुनाव में। ये कहां हरियाणा के गांव में, खेतों में कहां घूमेगा। वहां मैंने बताया ना कि वहां रैप सॉन्ग वगैरह, पब वगैरह, इस तरह का आदमी है ये। हम्म। आप राहुल गांधी को समझ नहीं रहे। जब से बच्चा हुए, जब से ये थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ, तब से ये बॉडीगार्ड के बीच है। इनको आम लोगों से कभी कांटेक्ट में आने ही नहीं दिया गया। विदेश गए तो वहां भी अंडर प्रोटेक्शन रहे हैं। ये असहज है आम लोगों से घुलने मिलने में। ये उतना ही बोलता है। बिल्कुल लोकसभा में बहुत सही कहा था अमित शाह जी ने, ये चिट यानी पर्ची पॉलिटिक्स करते हैं। पुर्जा जो बोलते हैं ना, नहीं वही ये पर्ची जब पॉलिटिक्स बोलते हैं ना तो इनके पंकज जी, हाथ वही हाथ में पर्ची पर्ची पॉलिटिक्स पकड़ा हो गई जाता जो है। 4 जून के पहले तक थी। कांग्रेस फिर वहीं पहुंच गई। नहीं देखिए, अप्स डाउन्स आते रहते हैं चुनाव में। आज ये जीता है, कल वो जीतेगा, वो अलग बात है। लेकिन ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूं, ये आदमी नहीं है, इसमें कंटेंट नहीं है। आज 17 साल से इसे कांग्रेस ने अपने राजनीति के सेंटर में बना के रखा है। यूपीए भी जब 2 का कार्यकाल था तो ये मनमोहन सिंह का अध्यादेश फाड़ने से लेके, जब वो विदेश दौरे पे गए थे तो यहां उनके बारे में बोलना, राहुल गांधी युवराज है, नौजवान है, युवा हृदय सम्राट है, वहां से कलावती का जो झोपड़ी से लेके भट्टा परसौल से लेके कुली वाला जो ये बैठक करते थे, वहां से मैं बार बार देख रहा हूं जी। इतनी बार आज तक ऋतिक रोशन को उनके फादर ने लॉन्च नहीं किया जितनी बार कांग्रेस ने इनको लॉन्च कर दिया है। मतलब 17 बार लॉन्चिंग, समझ रहे हैं। राहुल गांधी ने हो गए पाकिस्तान के मिसाइल हो गए, कभी सफल ही नहीं होती लॉन्चिंग। तो क्या लग रहा है ये लिमिट है ना ये। तो क्या लग रहा है कि इस चुनाव के बाद राहुल कुछ सीखेंगे, फिर से वही स्ट्रेटजी अपनाएंगे जो अभी तक अपना रहे थे, या कुछ नया अपनाएंगे? सीखेंगे तो नहीं बोल सकते। टी शर्ट पहन के काम नहीं चला, एक बार घाघरा पहन के देख लें, शायद कोई असर पड़ जाए। नहीं, ये तो विवादित हो जाएगा। उपाय नजर आ नहीं रहा। ये तो विवादित हो जाएगा तो हो जाएगा। देखिए मैं ये बता रहा हूं, ये टी शर्ट पहन के कंटिन्यू हर जोड़ी यात्रा से आज तक वो व्हाइट टी शर्ट में। डॉक्टर ने कहा है क्या कि दूसरे कलर के कपड़े पहन लोगे तो बीमार पड़ जाओगे? किसी पीआर एजेंसी ने इन्हें सिखाया होगा? जननायक वो नहीं जो पीआर एजेंसी के थ्रू चले। जननायक वो है जो अपने इंटेंट पे, जनता की आवाज पे चले। उसे जनता के नब्ज की समझ होनी चाहिए। लेकिन अगर अब यही जीत हो गई होती, हरियाणा में अगर यही जीत हो गई होती, तो राहुल गांधी के हर जगह पोस्टर बैनर लगे होते। आपको क्या लग रहा है कि राहुल को अब बचाया जा रहा है खड़गे को आगे रखकर? हाँ, मैंने देखा एक टेलीविजन चैनल में, सुबह से उस टेलीविजन चैनल में कांग्रेस के टैली के आगे राहुल गांधी की तस्वीर थी। दोपहर बाद जैसे ही पेज बदला, बेचारे राहुल गांधी को हटा के वो बुढ़ाऊ क्या नाम है, खड़गे, उनकी तस्वीर लगा दी गई। वैसे भी बीमार है वो। उनको पता चला, एक जम्मू कश्मीर में एक जगह भाषण देते वक्त देखा कि 2 कांग्रेस उन्हें कंधे लगाए हुए हैं और बिल्कुल लड़खड़ा रहे हैं, और फिर उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा है। अरे बुजुर्गों का सम्मान देख लो। ये कल के भाषण में पता है, ये आया बिल्कुल जिस तरीके से अब खड़गे की तस्वीरें लगाकर हार की जिम्मेदारी उन पर थोपी जा रही है। निश्चित तौर पर लगातार कांग्रेस ये कहती है कि जब बीजेपी हारती है तो अपने मुख्यमंत्रियों की फोटो लगा देगी, जेपी नड्डा की लगा देगी, जीतेगी तो मोदी की लग जाती है फोटो। वही काम तो खुद भी कर रहे हैं अगर आरोप लगाते हैं बीजेपी पर। तो नहीं, ये तो पार्टियों की स्ट्रेटजी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने सबसे बड़े चेहरे को बचाना, लेकिन मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी में नहीं है वो चीज। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं। अभी मैं गया था, मैं बता रहा हूं कि शाम का वक्त था, जलेबी मंगवाया मोहल्ले वालों ने ही, सबने, तो सब जगह बांट के खा रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछा कि किस खुशी में जलेबी, तो मैंने कहा कि एक फैक्ट्री डाला था, आज उसका पहला दिन था जलेबी की फैक्ट्री वाले का, और पूरा मोहल्ला हंस रहा था। मतलब समझ गया इस हद तक, मतलब पेनिट्रेट कर चुका है इनका कॉमेडी। ये मैं बता रहा हूं। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, एक महत्वपूर्ण बात और आप देखिए, ये खुद युवा हैं, जितने राज्यों में चुनाव हुए कब तक इन्होंने बुजुर्गों को बिल्कुल खुली छूट दी। राजस्थान में अशोक गहलोत को आगे किया, हारे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को आगे किया, बुजुर्ग, हारे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को आगे किया, हारे। हरियाणा में ये हुड्डा जी को आगे किया, हो गया ना जीत हारे। के बाद, सिंधिया की बगावत की वजह से। जी कुछ बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश में तो धोखा हो गया ना सिंधिया की बगावत के बाद, कमलनाथ ने जिता ही लिया था। नहीं, ये क्या करते हैं ना, ये फ्रेंचाइजी पे दे देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। कि मैंने कमलनाथ को आगे किया, बाकी सारा काम कमलनाथ जी देख लेंगे। टीम वर्क नहीं है। हुड्डा जी को दे दिया तो सब कुछ अब हुड्डा जी देख लेंगे, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह फ्रेंचाइजी पे कमलनाथ को दिया, हुड्डा, अशोक गहलोत को दे दिया था,
सचिन पायलट चिल्लाते रहे कि थोड़े बहुत मेरी भी सुन लो, यहां कुमारी शैलजा बोलती रही कि टीम वर्क कर लो, मेरी भी सुन लो, नहीं सुने। हर जगह यही। और जो जिनको चेहरा बनाते हैं वो आदमी आज, वो देखिए सारे बुजुर्ग लोग हैं, वो 70 के दशक की राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस से, और आज भी उसी पैटर्न पे वो राजनीति करना चाहते हैं। नहीं, अगर राजस्थान में सचिन पायलट कह रहे थे कि मुझे सुन लीजिए, हरियाणा में शैलजा कह रही है कि मुझे सुन लीजिए, तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो 99 सीट जीत कर आ गए थे, एरोगेंट थे, इसीलिए शैलजा की नहीं सुनी गई और दलित वोट छिटक गया इनसे? पंकज जी, आवाज मिल रही है? सवाल, हाँ, अब मेरा सवाल यह है कि क्या 99 सीट जब आ गई तो वो थोड़ा सा एरोगेंट भी हो गई कांग्रेस, इसीलिए शैलजा की नहीं सुनी, जबकि दलित वोट बैंक अच्छा खासा उनके पास था? नहीं नहीं, 99 सीट लाकर इन्होंने अपनी जीत मान ली उसे। 99 के फेर में फंस गए। 272, हाँ नहीं, ये मान चुके थे कांग्रेस वाले कि अब हम जीत गए, हम सफल हो गए। लगातार 3 लोकसभा चुनाव कांग्रेस जैसी पार्टी 100 का मार्क नहीं टच कर पा रही है, और फिर भी ये मान के बैठ गए कि हम जीत गए। और उसी जीत की खुमारी में बीजेपी सरकार बनाकर भी अपने आप को हारा हुआ मान रही थी, संभल कर स्ट्रेटजी बना रहे थे कि अगर हार गए तो भद पिट जाएगी। ये 99 लाकर इतना खुश थे कि इन्होंने मान लिया था कि हमारी जीत हो गई। इनके आसपास के लोगों ने राहुल गांधी को समझा दिया कि संविधान खतरे में है वाला चल गया। आप वो दलित अपने आप आपको वोट दे देंगे। अब कुमारी शैलजा का अपमान कर दो, आप चंद्रशेखर रावण से गठबंधन ना करो, आम आदमी पार्टी को भगा दो, मायावती को गाली दे दो, दलित तो आपके साथ आ गए। बस राहुल गांधी ने कह दिया संविधान खतरे में, अब सारा दलित कांग्रेस की ओर दे देगा वोट। इस तरह कन्विंस किया गया। बिल्कुल। ये देखिए, ये हारना और उसी हार को अपनी जीत समझ लेना, ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। कांग्रेस को लड़ना कितने सीट के लिए? 272 लोकसभा में, 272 लाने के लिए। यहां क्या लड़ना था? ये सब खुद ही 70 पार कर रहे थे। जलेबी करते, इकोसिस्टम जलेबी करते रहे, बीजेपी सत्ता हासिल कर ले गई। नहीं, 3 बहुत बड़ी भूल की। देखिए, जलेबी वाला तो नैरेटिव था, वो तो बन गया। इन्होंने पहली बात कि कुमारी शैलजा को गंभीरता से नहीं लिया, बार बार अपमानित करते रहे। यहां तक कि स्टेज पे भूपेंद्र हुड्डा ने जब हाथ पकड़ा था तो झटक दिया था। क्या हरियाणा का दलित ये नहीं देख रहा था? क्या हरियाणा में ये कह रहे थे कि सारे जाट मेरे तरफ, सारे मुस्लिम मेरे तरफ, सारे दलित मेरे तरफ, लेकिन हर गांव में लाठी लेकर एक जाट खड़ा था जो कि बीजेपी नेताओं को घुसने नहीं दे रहा था। उसी गांव में दूसरे लोग भी तो रह रहे थे। वो क्या महसूस कर रहे होंगे? दबंग जातियां जब ज्यादा दबंगई दिखाने लगती हैं तो जो कमजोर जातियां हैं वो एक साथ गोलबंद हो जाती हैं। इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिएगा। और हरियाणा में वो हुआ। तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है, जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हारने के बाद लगातार विकास विकास विकास, सेवा 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 पर फोकस कर रही थी, राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के खिलाफ नैरेटिव बना रहे थे। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिखती नहीं पर होती हैं। राहुल गांधी का चेहरा हरियाणा जैसे देशभक्त समाज के लिए ठीक नहीं था। बिल्कुल। हरियाणा में सबसे ज्यादा फौज में है। क्या उन फौजियों को यह नहीं पता होगा कि बांग्लादेश में जिसने पूरा तख्ता पलट कराया है, फजल आसरी, उसके साथ ये बैठे हुए थे? क्या यह पता नहीं था कि ये इनके नेता कह रहे थे कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे? क्या हरियाणा के लोग नहीं देख रहे थे कि अगर कांग्रेस आ गई तो ये बॉर्डर पे बैठे हुए किसान जो कि हथियारों के साथ बैठे हुए हैं, दिल्ली में घुस जाएंगे और वहां अराजकता फैलाएंगे? ये हरियाणा के आम लोगों को तो पता होगा ना। बिल्कुल, और उसका असर भी रिजल्ट में दिख रहा है। बीजेपी 49 सीटों और 50 सीटों के आसपास बहुमत के साथ तीसरी बार सत्ता में आ रही है। हरियाणा में पहली बार हो रहा है, पंजाब से अलग होने के बाद जब हरियाणा बना उसके बाद 14 चुनाव हुए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगातार 3 बार कोई पार्टी सत्ता में आ रही है। और कांग्रेस 36 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। और वहां जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस का सफाया ही है। एनसी के सहारे सरकार बन रही है। 42 सीट अब्दुल्ला की है और 6 सीट कांग्रेस की है। तो फिलहाल राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद एक नजरिए से देखें दोनों जगह वो चुनाव हार चुके हैं। जी हाँ पंकज जी, आखिरी सवाल कि आगे आने वाले हैं झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस के हारने का असर क्या होगा? प्रियंका चतुर्वेदी ने, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता हैं, उन्होंने बहुत साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि कांग्रेस डायरेक्ट फाइट में जहां जहां रहेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसकी हार होगी।
इनर लाइन मीनिंग ये था कि सहयोगी दल हैं, हम हैं बीजेपी को हराने वाले, तुम नहीं हो, तुम कहार हो, हमारी डोली उठाओ, जैसा हम कहें वैसा मानो, ज्यादा सीट के लिए बार्गेन नहीं करो। बिल्कुल। अभी झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस बहुत ज्यादा सीटें मांग रही थी, अब हावी होंगे, उद्धव ठाकरे भी हावी होंगे, शरद पवार भी हावी होंगे और हेमंत सोरेन भी हावी होंगे। बिल्कुल पंकज जी, और आज ही प्रियंका चतुर्वेदी ने मेरे साथ इंटरव्यू में यह कहा, बहुत जल्द इंटरव्यू आ जाएगा, उन्होंने ये कहा है कि नतीजे अगर एमवीए के पक्ष में आते हैं, कौन कितना जीतता है वो बात की बात, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही बनेंगे। उन्होंने आज ये कह दिया और ये शुरू हो गया, और आज ही उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू में कहा है और ये बहुत जल्द इंटरव्यू आ जाएगा 1-2 दिन में। तो फिलहाल राहुल गांधी कहां हैं, ये यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जलेबी का जिक्र बार बार हो रहा था और आज शुरुआत इसी से हो रही थी कि चाहे कांग्रेस जीते या बीजेपी, आज मुंह सबका मीठा जलेबी से ही होगा, क्योंकि कांग्रेस वाले ये बताने की कोशिश करेंगे कि जलेबी हिट हो गई और बीजेपी वाले चढ़ाने के लिए बीजेपी से जश्न मनाएंगे। तो फिलहाल पंकज जी जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप दर्शकों की बारी है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।